एक औरत खाना बना रही थी कि उसके साथ एक अजीबोगरीब वाकया पेश आया। उसने जो अंडे अभी अभी खरीदे थे वो अंदर से बिल्कुल खाली थे। उसे लगा कि शायद सिर्फ उसी एक अंडे में कोई खराबी है, इसलिए उसने दूसरा अंडा उठाया और उसे जोर से दबाया, लेकिन वो भी टूटकर चोरा चोरा हो गया। जब उसने एक एक करके सारे अंडे दबाकर देखे तो पता चला कि उस पूरे बॉक्स के सारे ही अंडे खराब थे। ताहम पुरअसरार बातों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसी दोपहर जब वो पूरी तवज्जो से शीशा साफ कर रही थी तो वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसके पीछे मौजूद दीवार उसकी तरफ सरक रही है। चंद ही सेकंडों में वो दीवार के बीच इस तरह फंस गई कि हिलने जलने के काबिल भी न रही। लेकिन जैसे ही वो बिल्कुल कुचलने वाली थी, वो दीवार मौजिज़ाना तौर पर वापस अपनी जगह पर चली गई। पहले तो उसे लगा कि शायद वो हाल ही में बहुत ज्यादा थक गई है, जिसकी वजह से उसे ये वहम हुआ है, इसलिए उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर जैसे ही वो दोबारा शीशा साफ करने लगी तो वो ये देखकर दंग रह गई कि वहाँ दीवार के दबाव के निशानात मौजूद थे। तब उसे एहसास हुआ कि जो कुछ भी हुआ था वो बिल्कुल सच था। जब वो इस उलझन में थी कि ये सब क्या हो रहा है तो अचानक उसे यहाँ शिफ्ट होने का पहला दिन याद आया। इस दिन तमाम पड़ोसियों ने जमा होकर बहुत जोश खरोश से उसके लिए एक वेलकम पार्टी रखी थी। सबके चेहरों पर सच्ची मुस्कुराहट थी, सिवाय एक सांवली रंगत वाली लड़की के जो बहुत अजीब और खौफजदा लग रही थी। उस लड़की की बातें सुनकर वो हमेशा उलझन में पड़ जाती थी और उसे लगता था कि शायद उसका दिमाग खराब है, क्योंकि उस सोसाइटी को दुनिया की सबसे खुशहाल सोसाइटी माना जाता था। इसे फ्रैंक नामी एक शख्स ने सालों की मेहनत से तैयार किया था। यहाँ जब भी कोई नया किरायादार आता तो फ्रैंक खुले दिल से उसे एक शानदार विला और एक लग्जरी गाड़ी तोहफे में देता। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि यहाँ के मर्दों को लाखों रुपए सालाना की नौकरी भी मिलती थी। इस सोसाइटी का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ दो ही शर्तें थीं। पहली ये कि यहाँ आने वाले सिर्फ शादीशुदा जोड़े या परीमी हो सकते हैं, और दूसरी ये कि कोई भी भूल कर भी शुमाल की तरफ मौजूद रेगिस्तान का रुख नहीं करेगा, वरना वहाँ पेश आने वाले किसी भी खतरे के जिम्मेदार वो खुद होंगे। इस सोसाइटी में जिंदगी बहुत मसरूफ और पुरसुकून थी। रोजाना नाश्ते के बाद तमाम बीवियां साइकिल चलाकर गेट तक आती और अपने शौहरों को काम पर जाते हुए अलविदा कहती थीं। यहाँ औरतों को साल के 12 महीने कोई काम नहीं करना पड़ता था। उन्हें बस रोजाना थोड़ा वक्त निकाल कर घर की सफाई करनी होती थी और बाकी पूरा वक्त वो ऐशो आराम की जिंदगी गुजार सकती थीं। अगरचे ये सोसाइटी ज्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद थी। तफरीह के तमाम जराए अच्छे से दस्ताब थे और सोसाइटी की तरफ से खाने पीने की चीजें बिल्कुल मुफ्त दी जाती थीं। सबसे खास बात ये थी कि यहाँ ब्रांडेड और लग्जरी चीजें कोड़ियों के दाम मिलती थीं, इसलिए औरतें खुलकर शॉपिंग कर सकती थीं। ताहम सूरज ढलने से पहले उनके लिए मालिक मकान की बीवी की योगा क्लास में जाना लाजमी था, ताकि वो अपनी फिटनेस बरकरार रख सकें और काम से वापस लौटने वाले अपने शौहरों को खुश रख सकें। लेकिन वो सांवली लड़की उन सब में बिल्कुल अलग थी। एक महीना पहले उसने कानून की खिलाफ वर्जी की और अपने बेटे को साथ लेकर शुमाल के रेगिस्तान में चली गई। जब सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे ढूंढ निकाला तो उसका बेटा गायब हो चुका था और वहाँ सिर्फ उसका पसंदीदा खिलौना बचा था। उस दिन के बाद से वो लड़की बिल्कुल बदल गई। वो हर एक से कहती थी कि इस सोसाइटी में सब कुछ झूठ और दिखावा है और सबको खबरदार करती थी कि वो जल्द अज जल्द यहाँ से निकल जाएं। लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि लोग पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाने लगे। सबका मानना था कि बेटे को खोने के गम ने उसे पागल कर दिया है। लेकिन पिछले चंद दिनों में पेश आने वाले अजीब वाकयात ने एलिस को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद मामला इतना सादा नहीं है। फिर एक दोपहर जब वो कपड़े समेट रही थी तो उसने अचानक देखा कि वो लड़की अपने बेटे का खिलौना हाथ में लिए दौरे रेगिस्तान की तरफ घूर रही है। ये देखकर एलिस का तजस्सुस और बढ़ गया और उसने अपने शौहर से छुपाकर अकेले ही सच्चाई का पता लगाने के लिए शुमाल की तरफ जाने का फैसला किया। मगर अजीब बात ये हुई कि अभी आखिरी स्टॉप आया भी नहीं था कि बस के तमाम मुसाफिर एक एक करके उतर गए और आखिर में सिर्फ वो और ड्राइवर ही रह गए। जैसे ही वो रेगिस्तान के किनारे के करीब पहुँचे, आसमान से अचानक एक जोरदार गरजने की आवाज आई। उसने फौरन आवाज की सिमत ऊपर देखा तो उसे धुएं से घिरा हुआ एक तैयारा नजर आया। वो बिल्कुल उसी खिलौने जैसा था जो उस लड़की के हाथ में था और देखते ही देखते वो पहाड़ी के पीछे जा गिरा। एलिस ये देखकर दंग रह गई। उसने फौरन ड्राइवर को बस रोकने के लिए कहा और जिद की कि वो बस को वहाँ ले चले ताकि जख्मियों की जान बचाई जा सके। लेकिन ड्राइवर के चेहरे पर खौफ फैल गया। उसने कहा कि वो ममनुआ इलाका है और वो किसी सूरत वहाँ गाड़ी नहीं लेकर जाएगी। उसने एलिस को भी समझाया कि वो दूसरों के मामले में टांग ना उड़ाए। ड्राइवर को टिस से मिस ना होते देखकर एलिस ने मजीद बहस करना फजूल समझा। उस वक्त जान बचाना ज्यादा जरूरी था, इसलिए उसने अपना बैग उठाया और बस से नीचे कूद गई। वो तेजी से उस जगह की तरफ भागने लगी जहाँ तैयारा गिरा था और उसने पास ही लगे उस बोर्ड पर भी ध्यान नहीं दिया जिस पर आगे खतरा होने की वार्निंग लिखी थी। ताहम हैरत की बात ये थी कि तैयारा बिल्कुल उसी जगह गिरा था, लेकिन अब वहाँ दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी मंजर और ज्यादा सुनसान होता जा रहा था। चलते चलते एल्स एक छोटी पहाड़ी के नीचे पहुँच गई जिसकी चोटी पर एक अजीबो गरीब गोल इमारत बनी हुई थी जो वहाँ के माहौल से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। उसे लगा
कि शायद यही वो जगह है जहाँ तमाम मर्द रोजाना काम करने आते हैं। चुनाचे वो मदद मांगने के लिए ऊपर चढ़ गई, लेकिन जैसे ही वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंची, वहाँ एक छोटे से आधे गोल कमरे के अलावा चारों तरफ सन्नाटा था और कोई मौजूद नहीं था। ये अजीब साख्त किसी भी तरह से कोई कंपनी नहीं लगती थी, जिसने उसे मजीद उलझन में डाल दिया कि आखिर मर्द रोजाना यहाँ करने क्या आते हैं। उसे सामने लगी हुई शीशे की दीवार एक दरवाजे जैसी लगी, इसलिए उसने जल्दी से अपने हाथ उस पर रखे ताकि उसे धकेल कर खोल सके, लेकिन अगले ही सेकंड एक सुर्ख लाइट चमकी और वो फौरन होश खोकर जमीन पर गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो रात हो चुकी थी और उसे बिल्कुल याद नहीं था कि वो घर कैसे पहुंची। उसी वक्त बाहर से कुछ आवाजें आईं। उसने देखा कि उसका शौहर हड़बड़ाहट में रात का खाना बना रहा है, लेकिन वो एलिस से नजरें मिलाने से गुरेज कर रहा था, जैसे किसी बात से घबराकर कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। ये देखकर एलिस ने अपने शौहर को रोका और पूछा कि आखिर वो घर वापस कैसे आई, मगर शौहर ने कहा कि जब वो घर पहुंचा तो वो पहले से ही अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी और इतनी पुरसुकून नींद में देखकर उसने उसे जगाना मुनासिब नहीं समझा। शौहर के पास झूठ बोलने की कोई वजह नहीं थी, इसलिए एलिस ने आज का पूरा वाकया उसे बता दिया। शौहर ने उसे ये कहकर तसल्ली दी कि शायद उसने कोई बुरा ख्वाब देखा था। अगले दिन जब एलिस मामूल के मुताबिक घर के काम कर रही थी तो अचानक फोन की घंटी बजी। फोन उस सांवली लड़की का था जो घबराई हुई आवाज में बोल रही थी कि उसने सब कुछ देख लिया है और बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। उसने कहा कि वो ज्यादा बात नहीं कर सकती क्योंकि लोग उस पर नजर रखे हुए हैं और वो अब मजीद उस सोसाइटी में नहीं रह सकते। इसने एलिस को सीधी बात मानने और इस सिलसिले को फौरन रोकने के लिए कहा। अगरचे एलिस को भी लग रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। उसे लगा कि शायद वक्त के साथ वो ये सब भूल जाएगी, लेकिन उसी दोपहर योगा क्लास के दौरान एक और नाकाबिली यकीन वाकया पेश आया। उसने खौफजदा होकर देखा कि आईने में उसके अपने अक्स की जगह उस सानूली लड़की का रूप नजर आ रहा था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि आईने के अंदर मौजूद उसके अक्स का अपना ही होशो हवास था और वो अगले ही सेकंड अपना सर बार बार शीशे पर मारने लगी, जैसे वो आईने से बाहर निकलना चाहती हो। एल्स डर के मारे चंद कदम पीछे हट गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो सब लोग उसे अजीब नजरों से घूर रहे थे। इस दौरान आईने से वो लड़की गायब हो चुकी थी और शीशा भी बिल्कुल ठीक था। इस वहमी मंजर ने उसे अंदर से हिलाकर रख दिया। चुनाचे क्लास खत्म होने का इंतजार किए बगैर वो सीधी उस लड़की के घर की तरफ भागी ताकि सच्चाई मालूम कर सके, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसके होश उड़ गए। वो लड़की हाथ में खंजर लिए खामोशी से छत पर खड़ी थी। जब एलिस ने उसे पुकारा तो उसने आहिस्ता से सर मोड़ा और फिर बगैर किसी हिचकिचाहट के खंजर से अपना गला घूंट लिया। एलिस ने भागकर उसकी हालत देखनी चाहिए, लेकिन अचानक न जाने कहां से दो लाल यूनिफॉर्म वाले सिक्योरिटी गार्ड्स आए और उसे जबरदस्ती वहां से ले गए। रात को एलिस ने खौफजदा होकर अपने शौहर को सब बताया, लेकिन शौहर ने बिल्कुल सुकून से कहा कि वो लड़की सिर्फ ऊंचाई पर चढ़ने की वजह से गिर गई थी और उसे अस्पताल में चंद टांके लगे हैं, अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस बार एलिस ने किसी की बात का यकीन नहीं किया क्योंकि उसने अपनी आंखों से उसे मरते हुए देखा था। उसने शौहर से ये भी पूछा कि वो रोज इतनी दूर कहाँ जाता है, क्योंकि इस सोसाइटी की तमाम औरतें इस पुरअसरार कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानती। शौहर ने कहा कि ये कंपनी के राज हैं जो वो नहीं बता सकता और एलिस के बार बार पूछने पर वो बेजार हो गया। उसे जल्द ही तरक्की मिलने वाली थी, इसलिए उसे डर था कि बीवी की उन बातों से कहीं उसकी नौकरी न चली जाए। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन ये उनके दरमियान पहली शदीद बहस थी। इत्तेफाक से इसी रात एलिस ने एक खौफनाक ख्वाब देखा कि वो एक गहरे समंदर में गिर रही है। आखिरकार जब उसका सांस घुटने लगा तो वो अचानक जाग गई। उस ख्वाब ने उसे एक ख्याल दिया। अगले दिन उसने मामूल के मुताबिक शौहर को रवाना किया और खाने को बारीक प्लास्टिक की शीट से लपेट कर रखने लगी, लेकिन अचानक न जाने उसे किया हुआ उसने वो प्लास्टिक अपने पूरे चेहरे पर लपेटना शुरू कर दिया। जब सांस लेना नामुमकिन हो गया तब जाकर वो रुकी। मौत के इतने करीब पहुंचने के एहसास ने उसे डरा दिया। बचने की कोशिश में वो घबराकर प्लास्टिक फाड़ने लगी, लेकिन जैसे टैप का किनारा न मिल रहा हो वो उस मोटी तह को हटा नहीं पा रही थी। बिल्कुल दम घुटने ही वाला था कि उसने नाखूनों की मदद से एक छोटा सा सुराख कर ही लिया। इस दम घुटने के सच्चे एहसास ने उसे यकीन दिला दिया कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हकीकत है। शौहर ने भी अपनी बीवी की गैर मामूली हालत को महसूस कर लिया था, इसलिए वीकेंड पर उसने एक डॉक्टर को घर बुलाया ताकि बीवी का मुकम्मल मुआयना कराया जा सके। डॉक्टर ने आते ही मुश्किल तिब्बी अल्फाज बोलना शुरू कर दिए और एलिस को ये बावर कराने की कोशिश की कि जो कुछ उसने देखा वो महज उसका वहम है, लेकिन एलिस खुद भी मेडिकल की तालिबे इल्म रह चुकी थी, इसलिए वो अच्छी तरह समझ गई कि डॉक्टर फजूल बातें कर रहा है। जब डॉक्टर अपने बैग से कलम निकालने लगा तो एलिस की नजर अंदर रखी उस लड़की की मेडिकल फाइल पर पड़ी
जिस पर मरीज की जगह मुजरिम लिखा हुआ था। शौहर और डॉक्टर को दरवाजे पर बात करते देखकर एलिस ने मौका का फायदा उठाया और डॉक्टर के बैग से वो फाइल निकाल ली, लेकिन उसे वहाँ से कुछ खास न मिला क्योंकि अहम मालूमात को स्याह रोशनाई से मिटा दिया गया था, जिससे एलिस का शक मजीद पक्का हो गया। कुछ ही दिनों में शौहर को तरक्की मिल गई। इस खुशी में फ्रैंक ने एक बड़ी शानदार पार्टी रखी और एलिस भी खूबसूरत लिबास पहनकर इस तकरीब में पहुंच गई। लेकिन इतने खुशी के दिन भी एलिस बिल्कुल खुश नहीं थी, यहाँ तक कि इस माहौल से तंग आकर वो वॉशरूम में जाकर छुप गई। इसकी दोस्त ने एलिस का ये रवैया देखा तो फौरन उसके पास आई और पूछने लगी कि क्या बात है। दोस्त के पूछते ही एलिस अपने जज्बात पर काबू न रख सकी और उसने अपने तमाम शकूक व शुबहात दोस्त को बता दिए। उसने कहा कि शायद इस सांवली लड़की को सोसाइटी का कोई गहरा राज मालूम हो गया था, इसीलिए उसे रास्ते से हटा दिया गया। अपने सच को साबित करने के लिए एलिस ने दोस्त से गुजारिश की कि वो उसके साथ एक बार फिर शुमाल के रेगिस्तान की तरफ चले, लेकिन दोस्त ने भी उसकी बात पर यकीन नहीं किया और उसे उस लड़की की तरह पागल कहकर गुस्से से वहाँ से चली गई। वो ये नहीं जानती थी कि उसकी ये दोस्त असल में फ्रैंक की भेजी हुई जासूस थी। अगले दिन काम के बाद शौहर ने अपने साथियों और पड़ोसियों को घर पर मदऊ किया। जब तमाम मेहमान हंस बोल रहे थे तब सोसाइटी का मालिक फ्रैंक खामोशी से किचन में आया। उसने काम में मसरूफ एलिस से कुछ आम बातें की और फिर अचानक संजीदा होकर उन तमाम वहमों और ख्यालात का जिक्र किया जो एलिस को आ रहे थे, और उसने खुलकर मान लिया कि एलिस का शक बिल्कुल दुरुस्त है। ये सुनकर एलिस ने भी अब छुपाना छोड़ दिया। खाने के वक्त वो अपने शौहर की जगह जाकर फ्रैंक के बिल्कुल सामने बैठ गई। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, एलिस ने वहाँ मौजूद तमाम जोड़ों से कुछ सवालात पूछना शुरू कर दिए। हैरत अंगेज तौर पर सबके जवाब बिल्कुल एक जैसे थे। तमाम लोग एक ही शहर से यहाँ शिफ्ट हुए थे और इन सब की अपने शौहरों से पहली मुलाकात एक ही ट्रेन में हुई थी। सब लोग उसे एक खूबसूरत इत्तेफाक समझ रहे थे, लेकिन एलिस के लिए ये इंतहाई खौफनाक बात थी। मजीद पूछने पर मालूम हुआ कि तमाम बीवियों का समंदर किनारे घूमने का आखिरी तजर्बा पिछले साल मार्च का ही था। एलिस ने खामोश बैठे फ्रैंक से सीधा सवाल किया कि क्या इसकी कंपनी वाकई असली है या उसने चालाकी से सबकी याददाश्तें बदल दी हैं ताकि वो सब उस खूबसूरत और फर्जी दुनिया में हमेशा के लिए कैद रहें। लेकिन फ्रैंक पहले से तैयारी के साथ आया था। उसने बगैर किसी घबराहट के सबके सामने सफाई दी कि एलिस को भी उस सांवली लड़की की तरह एक बीमारी हो गई है और उसे जल्द अज जल्द अस्पताल जाकर इलाज करवाना चाहिए। बाकी तमाम लोग पहले ही फ्रैंक की बातों में आ चुके थे, इसलिए एलिस की किसी बात का किसी पर असर न हुआ और वो खुशगवार तकरीब बदसलूकी और उलझन पर खत्म हुई। शौहर इस बात पर शदीद गुस्से में था क्योंकि इसकी सालों की मेहनत से मिलने वाली तरक्की का मौका एक ही रात में जाया हो गया था। लेकिन एलिस को उसकी तरक्की की कोई परवाह नहीं थी। इसके जहन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि किसी भी तरह इस पुरअसरार जगह से भाग निकले। लेकिन वो अपने शौहर से बहुत मोहब्बत करती थी, इसलिए वो उसे भी अपने साथ ले जाना चाहती थी। शौहर ने पहले तो इनकार करना चाहा, लेकिन अपनी बीवी को इस तरह रोते और परेशान देखकर उसका दिल पिघल गया और उसने हाँ कर दी। मगर जैसे ही वो दोनों अपना सामान समेटकर गाड़ी में बैठे तो शौहर ने स्टीयरिंग व्हील पकड़ लिया और काफी देर तक गाड़ी स्टार्ट नहीं की, बल्कि बार बार माफी मांगने लगा। अगले ही लम्हे दो सिक्योरिटी गार्ड्स उनकी तरफ बढ़े और उन्होंने जबरदस्ती एलिस को गाड़ी से नीचे उतार लिया। तब उसे समझ आया कि उसके साथ धोखा हुआ है। अपने मुस्तकबिल और बीवी के दरमियान शौहर ने अपने मुस्तकबिल को चुना था। गार्ड्स एलिस को सीधा अस्पताल ले गए ताकि एक सर्जरी के जरिए उसकी याददाश्त मिटाई जा सके। लेकिन जैसे ही मशीन से उसे बिजली का झटका लगा तो उसकी पुरानी यादें एक तूफान की तरह वापस आ गईं। असल में वो एक बेहतरीन सर्जन थी और बहुत अच्छी तनख्वाह लेती थी, जबकि उसका शौहर पूरा दिन घर बैठकर गेम्स खेलता रहता था। वक्त गुजरने के साथ एलिस उससे बेजार होने लगी थी, लेकिन उसका शौहर बहुत जिद्दी और काबू पाने की लत में मुब्तला इंसान था। एक दिन इंटरनेट पर उस सोसाइटी का इश्तिहार देखकर उसने फौरन उसमें रजिस्ट्रेशन करवा ली। ये सोसाइटी असल में एक फर्जी और डिजिटल दुनिया थी जिसे बिल्कुल हकीकत जैसा बनाया गया था। हकीकत में कोई मर्द कितना ही नाकाम क्यों ना हो, यहाँ फीस जमा करवाते ही वो एक कामयाब इंसान बन जाता था। रोजाना महंगी गाड़ियों में घूमना, बड़े बंगले में रहना और सबसे अहम बात ये कि बीवी हमेशा उसका ख्याल रखती। इस शानदार जिंदगी ने हकीकत में नाकाम हो जाने वाले बहुत से मर्दों को अपनी तरफ माइल कर लिया था। मर्द रोजाना काम पर जाने के बहाने असल में पहाड़ी की चोटी पर बने हेडक्वार्टर जाते थे ताकि इस फर्जी दुनिया के सिस्टम से बाहर निकल सके। इस तरह वो हकीकी दुनिया में वापस जाकर अपनी बेहोश बीवियों को पानी और खुराक देते थे ताकि वो असल जिंदगी में मर न जाएं। फिर रात होते ही वो दोबारा सिस्टम में लॉग इन हो जाते और घर वापस आकर ऐसे जाहिर करते जैसे दिन भर काम करके बहुत थक गए हों। एलिस उस सब से बिल्कुल बेखबर थी और अपने शौहर को एक अच्छा इंसान समझती रही। अगरचे बिजली के झटके से उसकी याददाश्त वापस आ गई थी, लेकिन ये सिर्फ चंद लम्हों के लिए ही था, क्योंकि ऑपरेशन खत्म होते ही वो ये सब फिर से भूल गई। उसके बाद एलिस को बिल्कुल पहले जैसा बनाकर वापस घर भेज दिया गया ताकि वो शौहर की बनाई हुई इस फर्जी दुनिया में दोबारा रहने लगे। वो रोजाना
रोजाना की तरह अपने शौहर को रुखसत करती, घर की सफाई करती, ऐशो आराम की जिंदगी गुजारती और शाम को शौहर के आने का इंतजार करती। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिन न चल सका। एक दिन जब शौहर ने लापरवाही में वो गाना गुनगुनाया जो उसे हकीकी दुनिया में बहुत पसंद था, तो एल्स को वो आवाज बहुत जानी पहचानी लगी। अगले ही सेकंड उसकी मिटी हुई यादें दोबारा जाग उठें और पुराने तमाम मनाजिर उसके जहन में घूम गए। इस भयानक सच्चाई ने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसका शौहर उसके साथ ऐसा घिनौना खेल खेल सकता है। लेकिन शौहर को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, बल्कि वो यही कहता रहा कि उसने ये सब कुछ अपनी बीवी की भलाई के लिए किया है, क्योंकि वो हकीकी दुनिया में हर वक्त काम में ही मसरूफ रहती थी। मैं काम करना चाहती थी, मुझे अपने काम से मोहब्बत थी। क्या तुम बहुत बेबस थी? तुम खुश नहीं थी और अपनी जिंदगी से नफरत करती थी। वो मेरी जिंदगी थी, मेरी अपनी जिंदगी। तुम मुझसे मेरी जिंदगी नहीं छीन सकते। मैंने तुम्हें ये सब कुछ दिया है एल्स। मुझे रोज यहाँ से बाहर जाना पड़ता है ताकि इतने पैसे कमा सकूं जिससे हमारी हिफाजत हो सके और तुम यहाँ रहकर खुश रहो। एल्स अपने शौहर से पूरी तरह मायूस हो चुकी थी, लेकिन शौहर अब भी सब कुछ ठीक करना चाहता था। कोई रास्ता न पाकर वो वहीं घुटनों के बिल बैठ गई। अगरचे उसे दुख हो रहा था, लेकिन वो जानती थी कि यहाँ की हर चीज एक धोखा है और वो खुद को इस दलदल में मजीद नहीं धकेल सकती थी। शौहर ने उसे मजबूती से बाहों में जकड़ लिया और छोड़ने को तैयार नहीं था। एलिस ने अपनी पूरी ताकत लगाई पर वो आजाद न हो सकी। चुनाचे उसने पास पड़ा शराब का गिलास उठाया और शौहर के सर पर दे मारा, लेकिन जरब इतनी शदीद थी कि शौहर वहीं ढेर हो गया और उसकी मौत हो गई। इस शोर को सुनकर उसकी दोस्त भागती हुई अंदर आई। उसने घबराए बगैर एलिस की मदद की और लाश को चादर में लपेटकर छुपा दिया। उसके बाद उसने एलिस पर जोर दिया कि वो फौरन पहाड़ी की चोटी पर बने हेडक्वार्टर जाए ताकि सिस्टम से बाहर निकल सके, क्योंकि अगर कोई इस दुनिया में मर जाता तो हकीकी दुनिया में भी उसकी सांसें बंद हो जाती थी। फ्रैंक के सिस्टम में किसी कस्टमर की मौत का मतलब ये था कि अब वो एलिस का पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। असल में इसकी दोस्त सब कुछ जानती थी। वो हकीकी दुनिया की तलखियों से इस कदर तंग आ चुकी थी कि उसने अपनी मर्जी से उस फर्जी दुनिया में रहने का इंतखाब किया था। दूसरी तरफ शौहर की मौत ने सिस्टम का खतरे का अलार्म बजा दिया था। फ्रैंक ने फौरन सिक्योरिटी गार्ड्स की एक बड़ी टीम को एलिस को पकड़ने के लिए रवाना किया। दोस्त के बार बार कहने पर एलिस खून से लथपथ हालत में घर से बाहर भागी। जैसे जैसे एलिस की याददाश्त पूरी तरह वापस आ रही थी, इस फर्जी दुनिया के सिस्टम में खराबियां पैदा होने लगी। वहाँ मौजूद तमाम मर्द ये देखकर घबरा गए कि अब सब कुछ तबाह होने वाला है। एलिस अपने शौहर की गाड़ी में बैठकर भागने लगी तो शौहर के एक दोस्त ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन खुशकिस्मती से उसकी दोस्त ने बरवक्त पहुंचकर उसे पीछे धकेल दिया। अभी एलिस को लगा ही था कि वो बच निकली है कि पीछे से गार्ड्स की गाड़ियां भी सरपट दौड़ती हुई आ गईं। वहां के मर्द एलिस पर दांत पीस रहे थे, क्योंकि उसने उनकी बनी बनाई खूबसूरत दुनिया को उजाड़ दिया था। उसने गाड़ी का एक्सीलेटर पूरी तरह दबा दिया और तेजी से शुमाल के रेगिस्तान की तरफ बढ़ने लगी। गार्ड्स भी उसके बिल्कुल पीछे पहुंच चुके थे और अब कंपनी का हेडक्वार्टर ज्यादा दूर नहीं था। गार्ड्स की 2 गाड़ियों ने इसके बराबर आकर उसे दोनों तरफ से जकड़ने की कोशिश की। इससे भी बुरा ये हुआ कि सामने से डॉक्टर की गाड़ी आ गई, जिसने एलिस का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। अब बचने का कोई रास्ता न देखकर उसने एक बड़ा जुआ खेला और जोर से ब्रेक दबा दी। गार्ड्स की दोनों गाड़ियां संभल न सकें और आपस में टकरा गईं और फिर सामने से आती हुई डॉक्टर की गाड़ी से जा टकराएं। एक ही धमाके में तीनों गाड़ियां हवा में उड़ गईं। डॉक्टर की मौत की खबर फौरन फ्रैंक तक पहुंच गई। वो समझ गया कि अब ये सोसाइटी पूरी तरह खत्म होने वाली है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसकी अपनी बीवी ने हाथ में खंजर लिए उस पर वार कर दिया। एल्स के इस हंगामे की वजह से सोसाइटी की दूसरी औरतें भी आहिस्ता आहिस्ता होश में आने लगी थीं। एलिस पूरी रफ्तार से गाड़ी चलाते हुए पहाड़ी के पास पहुंच गई, लेकिन बदकिस्मती से गाड़ी आधे रास्ते में ही बंद हो गई। अब उसके पास वक्त बहुत कम था, इसलिए उसने गाड़ी वहीं छोड़ी और पैदल ही ऊपर की तरफ दौड़ लगा दी। सिक्योरिटी गार्ड्स भी अपने काम के पक्के थे। वो मकड़ियों की तरह पहाड़ी पर रेंगते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। एलिस ने ये देखकर कदम नहीं रोके और अपनी पूरी जान लगाकर भागती रही। आखिरकार वो गार्ड से एक कदम आगे निकलने में कामयाब हो गई और सिक्योरिटी एहलकारों के पहुंचने से पहले ही सिस्टम के मेन गेट तक पहुंच गई। इस तरह वो इस फर्जी दुनिया को हमेशा के लिए पीछे छोड़कर हकीकी दुनिया में वापस लौट गई।